सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़े, और ख़ास तौर से जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है और डिफरेंट सोर्सेस हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो अच्छे तरीके से कवर किए जाते हैं। जो करंट अफेयर्स है वो भी यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से जो है अच्छे तरीके से आपका कवर किया जाता है, तो इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप जुड़ते हैं प्रीलिम्स जो है टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स की, जिसका 8वां टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है, टोटल 50 टेस्ट हैं, इसको आप जरूर से जुड़ें। और जब आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं उसमें आपके और भी चीज़ें जैसे 5 AM के पीडीएफ भी मैं डालूंगा, इन टेस्ट के जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगी, तो आप इससे ज़रूर से जुड़ें। ये जो टेस्ट सीरीज़ है मिस नहीं करना है, डिले नहीं करना है अगर आप इस साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। शुरू करते हैं विथ रेफरेंस टू प्रेस मड। प्रेस मड के बारे में है। Press mud is a residual byproduct in the sugar industry, often known as filter cake or press cake. This has been acknowledged as a valuable resource for green energy production. यहाँ पे करेक्ट आपको बताना। अगर आप देखोगे ये प्रेस मड रूप है, ये एक प्रेस मड की एक है। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रेस मड क्या है कि जैसे जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन होता है और भी कई चीज़ें यूज़ होती हैं, और उसके फिर जो है काफ़ी सारा रेसिड्यू बन जाता है, तो वो प्रेस मड का रूप लेता है। तो ये बेसिकली क्या है कि जो प्रेस मड है जो कि इंडिया की जो शुगर इंडस्ट्री है उसका बाय प्रोडक्ट है, ये भी काफ़ी हेल्प करता है रेवेन्यू जनरेशन के लिए। So it is a feedstock for biogas production through anaerobic digestion and subsequent purification to create a compressed biogas। मतलब ये जो प्रेस मैड है ये इस्तेमाल किया जा सकता है बायोगैस बनाने के लिए भी, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस ऑल्सो। बायोगैस बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है, और उसके लिए फिर लोग खरीदते भी हैं, और इससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी शुगर इंडस्ट्री में से रिलेटेड जो लोग हैं वो जनरेट कर पाते हैं। सो इसे फिल्टर केक या प्रेस केक भी बोलते हैं, एंड एक वैल्यूएबल सोर्स है, ग्रीन एनर्जी सोर्स भी है, क्योंकि इसके माध्यम से आप जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस का को भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। कई प्रकार के इसके एडवांटेजेस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या है कि इट एलिमिनेट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज़, बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ एसोसिएटेड हैं फीड स्टॉक सप्लाई चेन से रिलेटेड, एज फाउंड इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू वेयर बायोमास हार्वेस्टिंग मशीनरी इज रिक्वायर्ड फॉर हार्वेस्टिंग एंड एग्रेशन। तो जैसे कुल मिला के जैसे अगर आप क्रॉप रेसिड्यू की बात करो, जैसे क्रॉप में अगर उनका इस्तेमाल आप बायोगैस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी फॉर्म के अंदर, बट यहाँ पे क्या है कि जो इंडस्ट्री है उसका बायो प्रोडक्ट ही ये है, और इसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। तो ये इसका एक काफ़ी अधिक बेनिफिट आपका हो सकता है। एंड वी कैन से कि यहाँ पे आपका सिंगल जो शुगर इंडस्ट्री है उससे आपको डील करना है। जैसे एक कोई भी कंपनी बायोगैस से रिलेटेड है, उसको एक शुगर इंडस्ट्री से डील करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप सेम चीज़ अगर सपोज करो इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर फार्मर्स, जिसमें हज़ारों फार्मर्स के से जब आप क्रॉप रेसिड्यू या जो भी बचा कुचा है वो आप इकट्ठा करोगे तब जाके फिर आप उसका इस्तेमाल बायोगैस प्रोडक्शन में कर सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत आपका नहीं है। तो दूसरा ये भी है, फिर आपको दोबारा इसको प्री ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखो इसके जो बेनिफिट्स थोड़ा सा एक एक लाइन में अगर हम लिखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एक बेनिफिट आपका जो है बन जाता है वो है कि जो फीड स्टॉक सप्लाई होती है जैसे खेतों से और इन सब से, जो फीड स्टॉक सप्लाई है जिसमें मान लो अगर आपको लेना हज़ारों फार्मर से लेना है तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज इससे एसोसिएटेड नहीं है। सिंपल सी कोई भी कंपनी है वो शुगर इंडस्ट्री से डील करेगी, डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफ़र होगा, डायरेक्टली वो ट्रांसपोर्ट करके बायोगैस प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई डिफरेंट ऐसा मशीनरी की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे अगर आप नॉर्मली देखोगे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्री ट्रीटमेंट है वो भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्रकार का वी कैन से कि ये एक प्रकार का बायो प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इसके आपके सही हो जाते हैं। यहाँ आंसर क्या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग में, तो आंसर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज मिलन के ऊपर है। तो यहाँ पे ये बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये एंड स्केल टू बिकम द लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जो कि इंडिया के द्वारा किया जा सकता है। होस्टेड बाय गोवा, नेक्स्ट ईयर ये है गोवा के द्वारा जो है वो आपकी होस्ट की जाएगी। सो ये थोड़ा से कुछ पॉइंट्स है जनरली, जैसे अगर देखा जाए व्हेन यू टॉक अबाउट इट, तो
जैसे इस इवेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो जनरली जो है जैसे द इवेंट विल बी हेल्ड, इस बार जो इवेंट आपका होगा उसमें जो पार्टिसिपेट होगा दैट विल बी बाय ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा किया जाएगा। ईस्टर्न नेवल कमांड का पार्टिसिपेशन होगा एंड इसमें लगभग 50 फ्रेंडली देश आपका इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 20 के आसपास वॉरशिप रहेंगी। इसमें यूएस के द्वारा, जापान के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जापान है या फिर जो ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे साउथ कोरिया है और मलेशिया है, ये सब पार्टिसिपेट आपका जो है करेंगी। और इस बार जो होना है वो होना है विशाखापट्टनम पे। गोवा तो आपका वेस्टर्न साइड पे है, तो ये जो होना है वो है विशाखापट्टनम के अंदर नेक्स्ट ईयर आपका होना है, इसमें नेक्स्ट ईयर में होगा। और ये बिगेस्ट मल्टी लेयर मिलिट्री वॉर गेम टू बी होस्टेड बाय इंडिया एवर, ये कंसिडर किया जा सकता है। और इसमें हमारा आईएनएस जो विक्रमादित्य है, आईएनएस विक्रमादित्य है वो भी आपका पार्टिसिपेट करेगा। आईएनएस विक्रमादित्य विल ऑल्सो पार्टिसिपेट, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये सही है, ये गलत है। इट विल बी होस्टेड बाय द विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 2 गलत है। ये वेबसाइट आप ये ध्यान रखना, इस वेबसाइट पे आप जाओगे मैगजीन डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स और मेरे जो कोर्सेस हैं उन कोर्सेस के भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऑल दो सौरभ पांडे CSE ऐप को आप लोग जरूर से डाउनलोड करें। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द वर्ल्ड एड्स डे। December 3 has been observed as the World AIDS Day globally since 1998, and this day was specifically chosen as the day to observe the condition as it would get maximum coverage by the Western news media sufficiently long following the US election but before the Christmas holiday. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome and is caused by human immunodeficiency virus. It is caused by HIV virus, ठीक है, caused by HIV virus। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये December 3 नहीं है, December 1 है जिसको ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड एड्स डे के रूप में ग्लोबली सिंस 1998। तो ये तो गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके जो है इसमें सही हैं। और फर्स्ट बार जो है ये 1987 के अंदर जो है सामने रखा गया था। एक पर्सन थे जिनका जो नाम था, जैसे एक पर्सन थे जिनका नाम था जेम्स बन करके एक पर्सन थे, उनका जो ये थे, और एक दूसरे जो पर्सन थे दैट वाज थॉमस नेटर करके थे। तो इनके द्वारा जो जेम्स बन और थॉमस नेटर, इन्होंने मतलब प्रपोज किया था कि ऐसा कुछ करना चाहिए। एंड फिर इंटरनेशनल डे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व जो किया गया था वो 1 दिसंबर 1998 को किया गया था। ऑल्दो ये आइडिया सारा कुछ प्रपोज 1987 के द्वारा किया गया था, 1987 में किया गया था बाय दीज 2 पर्सन दैट इज जेम्स बन एंड आपका थॉमस नेटर, इनके द्वारा इस चीज़ को प्रपोज आपका किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपसे पूछे हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ओनली 2 सही है। अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका आंसर 2 and 3 होगा। हाउ मेनी में 2 आंसर ओनली 2, और विच ऑफ द फॉलोइंग 2 and 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन है। इट वॉज ग्रीन क्रेडिट कार्ड, जैसे आप ये देख लो ना, इमेज से देख लो, ग्रीन क्रेडिट कार्ड एक प्रकार से है। तो ये ग्रीन क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से क्या आप पैसे ले सकते हो, सारी चीज़ें रहती हैं। तो इट वाज रिसेंटली लॉन्च किया गया था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, जिससे क्या है मार्केट बेस्ड इंटेंसिव क्रिएट किया जा सके, बहुत सारे जो एनवायरनमेंट पॉजिटिव एक्शन है, नॉट जस्ट फॉर कार्बन एमिशंस, और नेशनल इनिशिएटिव जिसके माध्यम से क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी और प्रमोशन ऑफ इको कॉन्शियस प्रैक्टिसेस की जा सके। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कार्बन क्रेडिट अंडर द कार्बन क्रेडिट स्कीम 2023 मेड अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो देखो इसमें यहाँ पे एक चीज़ जो हमें ये जो लास्ट पॉइंट समझना है वो ये है कि देखो आपके पास ये जो ग्रीन क्रेडिट कार्ड है ना, ग्रीन क्रेडिट कार्ड है, तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड और कार्बन क्रेडिट ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। कार्बन क्रेडिट बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो एक कंपनी X है, दूसरी कंपनी Y है, इसने मान लो 100 टारगेट है, इतना कार्बन एमिशन होना चाहिए, इसने 120 कर दिया, और इसको 100 टारगेट है, इसने 80 किया, तो ये एक्स्ट्रा मतलब इसने जो 20 कम किए हैं ये इस सर्टिफिकेट को सेल कर सकती है कंपनी X को। ठीक है, तो ये कार्बन क्रेडिट जनरेट करते हैं और इसको खरीदा बेचा जा सकता है। तो ये कार्बन क्रेडिट मार्केट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ग्रीन क्रेडिट कार्ड मतलब जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव एक्शंस हैं, उसको अप्रिशिएट करने के लिए फाइनेंशियल लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको किया जा सकता है इसमें। सो जैसे मान लो लाइफ एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, लाइफ दैट इज़
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये स्टेप इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा आपका किया गया था, और इसके तहत किस तरीके से हेल्दी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हम अपना सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल कैसे अपना सकते हैं, इस पे फोकस आपका जो है वो किया गया था। तो इसी के तहत अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो भी एनवायरनमेंट पॉजिटिव एक्शंस हैं, सिर्फ कार्बन एमिशन से रिलेटेड ही नहीं, और कई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो इसके तहत ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है इसको आपका लॉन्च किया गया है। तो यहाँ क्रेडिट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, क्रेडिट कार्ड से आपको इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट एक्टिविटी जनरेटिंग ग्रीन क्रेडिट में हैव क्लाइमेट को बेनिफिट्स, यहाँ पे जो हाईलाइट आपका किया गया है। तो यहाँ पे जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बेसिकली ये टोटली इंडिपेंडेंट है कार्बन क्रेडिट अंडर द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो भी डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ है, सिर्फ कार्बन एमिशन ही नहीं, बहुत सारे डिफरेंट जो एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट आपके एनवायरमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एनवायरमेंट एक्टिविटीज़ के बेसिस में ग्रीन क्रेडिट आपके जनरेट होंगे और उसे फिर इंसेंटिव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दे मे हैव क्लाइमेट को बेनिफिट्स, जैसे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, या है ना ऐसे कई एक्टिविटीज़ हैं जो कि ग्रीन क्रेडिट आपकी जनरेट कर सकती हैं, और उन ग्रीन क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है मतलब कई लेवल पे, जैसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हैं। फाइनेंशियल एंगल में भी कुछ जो है मदद की जा सकती है इंसेंटिव्स के फॉर्म में, ये किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहाँ पे मैंने इमेज जो ग्रीन क्रेडिट कार्ड शब्द जो है, क्रेडिट कार्ड से आप ये मत कंफ्यूज होना, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब ये है कि डिफरेंट एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट एक्टिविटी से जो ये कुछ क्रेडिट जनरेट होते हैं, सिर्फ कार्बन एमिशन से ही रिलेटेड नहीं हो, उनको कंसिडर करना और इंसेंटिवाइज करना, ये इस पर आपका फोकस किया गया है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑल द 3, हाउ मेनी ऑफ द, तो तीनों सही हैं। साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस around a low pressure area distinguished by swift often destructive air circulation. The air circulate inward in the anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. Henry Paddington coined this term because the tropical cyclone in the Bay of Bengal and Arabian Sea appears as a coiled serpent of the sea. ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका अर्थ है और यहाँ पे ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब इस स्थिति को अगर आप समझने का प्रयास करो तो यहाँ जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में जैसे लगभग लाइक फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई अगर होता है, और इन कंडीशन में जो साइक्लोन्स बनते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, वी कॉल इट एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये आपको याद रखना है कि यहाँ से जो कुछ एरियाज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से 0 से 5 डिग्री का जो ये एरिया है, यहाँ पे साइक्लोन्स आपके नहीं बनते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि यहाँ पे जो कोरियोलिसिस फोर्स है, वो कोरियोलिसिस फोर्स आपका मिनिमम या 0 होता है। ये आपको ध्यान में रखना, कोरियोलिसिस फोर्स मिनिमम या फिर जो 0 आपका होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है कि इस नहीं, बाकी जगह पे जो सिचुएशंस हैं 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की जो सप्लाई, उससे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का बनता है। दूसरा जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, आपके जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, दीज टेम्परेट साइक्लोन्स के पीछे जो फैक्टर है वो है एयर मास का मिलना। ये अलग मैकेनिज्म है बहुत बड़ा। फ्रंट का फॉर्मेशन होना, जो 2 डिफरेंट एयर मासेस का मतलब मास ऑफ एयर जिनकी सिमिलर सी प्रॉपर्टी होती है। मान लो डेजर्ट है, डेजर्ट के ऊपर मास ऑफ एयर प्रेजेंट है, तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी टेम्परेचर मॉइस्चर सबके कंटेक्स्ट में। और जब 2 एयर मास मिलते हैं तो हम उसको फ्रंट शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो एयर मास है, जब आपके मिलेंगे तो फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, और इस फ्रंट के फॉर्मेशन से ही टेम्परेट साइक्लोन्स आपके जनरेट होते हैं। तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स हैं जो हमारे बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी रीजन में जो साइक्लोन्स बनते हैं, तो वो आपका उन्हें हम वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज मतलब हम वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही कि हेनरी पैडिंगटन जो है उन्होंने इस टर्म को कॉइन भी किया था व्हेन यू टॉक अबाउट द साइक्लोन। और यहाँ पे एयर सर्कुलेट इनवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उल्टा लिखा हुआ है
ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान, ये स्टेटमेंट गलत है, 1 और 3 आपका स्टेटमेंट आपका सही है। कमेंट सेक्शन बताओ एल नीनो और ला नीना में बेसिक डिफरेंस क्या है, और अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट, इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, और मतलब 5 AM का सीरीज एक कंपाइल्ड फॉर्म में, बट आप नोट्स जरूर से बनाएं, और 5 AM सीरीज को सुबह जल्दी उठो, सेशन को देखो, ये हैबिट भी आपको डेवलप करनी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करें, इट इज़ एन एपेक्स डिसीजन मेकिंग है ना, इट इज़ एन एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की है। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नहीं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इसमें अगर आप स्टेटमेंट देखो कितने सही है, तो ये वाला गलत है, ये सही है, तो यहाँ पहला इसका स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट क्यूपर है। प्रोजेक्ट क्यूपर जो है स्पेस एक्स इनिशिएटिव है, अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट क्यूपर क्या है, इट्स एन स्पेस एक्स इनिशिएटिव। सो प्रोजेक्ट जो क्यूपर है ये अमेजन का इनिशिएटिव है, इट्स नॉट अमेजन का है। ठीक है, अमेजन आपका जो है ना, अमेजन जो कंपनी है। फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड जो है प्रोवाइड करना अराउंड द वर्ल्ड, सभी तक जो इंटरनेट और ये सारी चीज़ें जो है सभी तक रीच कर सकें। क्यूपर इज़ अ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क डिजाइन टू अकोमोडेट मल्टीपल लॉन्च प्रोवाइडर्स एंड व्हीकल्स। तो ये बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 300 से 400 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के इन एरियाज़ में बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी जाएंगी, और उसके माध्यम से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सुविधा आपको मिलेगी उन जगहों पर भी जहाँ पे वो केबल लाइन्स और ये सब नहीं जा सकती, उन जगहों पे भी। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही, ये गलत है। आंसर इसका जो होगा 2 और 3। तो पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट टॉपिक आज का देख लेते हैं, वो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर ये टॉपिक है, इकोनॉमी का टॉपिक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल एसोसिएशन with an exchange to handle the confirmation, settlement and delivery of transactions. In order to make certain that the transaction run smoothly, clearing corporation become buyer to every seller and seller to every buyer. All clearing corporation in India are supervised by SEBI. जितनी भी clearing corporations हैं वो all are supervised by we can say सारी की सारी जो supervise की जाती हैं that is by the SEBI. ये आपका स्टेटमेंट मेंशन्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसका जो है आंसर है। तो पहली चीज़ तो हमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला चीज़ तो क्या है कि जितनी भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, तो यहाँ पे इनका एम क्या है कि जो भी मतलब ट्रांजैक्शंस होता है, मतलब जनरली इनका काम क्या है कि जो जितना भी ट्रांजैक्शंस हो वो एफिशिएंट हो। जैसे मनी का जो ट्रांजैक्शन हो बायर सेलर्स के बीच में, वो ट्रांजैक्शन आपका एफिशिएंट जो है वो होना चाहिए। तो इन्हें क्लियरिंग फर्म्स भी बोलते हैं, क्लियरिंग हाउसेस भी बोलते हैं। एंड इसमें जनरली अगर देखा जाए तो 6 क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है, जिसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है। इट इज़ बेसिकली सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, NSE क्लियरिंग, MCX क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सुपरवाइज्ड बाय सेबी। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, जिसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, दैट इज सुपरवाइज्ड बाय RBI। उसके बाद इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, NSE क्लियरिंग है, और उसके बाद MCX क्लियरिंग है, ये जो हैं, और ये सब सुपरवाइज सेबी के द्वारा होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि जो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन सेलर बायर के बीच में होता है स्मूथली हो जाए, तो उसके लिए आपका RBI भी है कुछ के लिए, और कुछ के लिए सेबी है जो कि सुपरवाइज करता है। तो यहाँ पे मेंशन जनरल क्या लिखा हुआ है कि ये सिर्फ सेबी करता है, तो गलत हो गया, बाकी दोनों चीज़ें सही हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद एक्सचेंज टू हैंडल the confirmation, settlement and delivery of the transaction, or that the transaction run smoothly, clearing corporation becomes the buyer to the every seller and seller to the every buyer, because transaction को देखना, एक transaction seller से buyer, buyer से seller को easily जा सके, तो डिपेंडिंग अपॉन उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के द्वारा, ट्रांजैक्शन एफिशिएंट और स्मूथली हो ये देखा जाता है। तो ये आज के लिए सेशन है। कोशिश करें रेगुलर बेसिस में सेशन अटेंड करने की। 8th टेस्ट जो है एडवांस करंट अफेयर्स का सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8th टेस्ट जो है इसी संडे को शेड्यूल्ड है, प्लीज़ उसका हिस्सा बने। टेस्ट सीरीज़ का अगर आप हिस्सा बनते हैं, जिसमें टोटल 50 टेस्ट हैं, तो उसमें आप PDFs हैं 5 AM सीरीज़ के, और टेस्ट के PDFs भी आपको अवेलेबल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।